वेलकम बैक टू द चैनल। और इस क्लास को हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। क्योंकि इस क्लास में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, एंड दैट इज़ रिस्क असेसमेंट फॉर्म। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि रिस्क असेसमेंट फॉर्म सबसे ज़्यादा एक आई वुड से इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग when you're going to a factory or industry that requires hazardous materials to be used or stored or anything like that. तो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाती है। तो आपने पहले के लेसन्स नहीं भी देखे होंगे तो भी ये वाला जो लेसन है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस, एंड आई have tried to create the entire thing on this board क्योंकि मुझे ऐसा like realization हुआ कि taking the classes on online या फिर anything like that is pretty difficult because you cannot do a lot of things online. So it's better to take classes like this. So हम लोग ऐसे ही करेंगे अब से, but please bear with me if the room keeps changing one or the other day, I don't know. तो let's start with this. तो टैबुलर फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पर मेन चीज़ क्या होने वाली है, अभी मैं फर्स्ट वाला पार्ट डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट सेगमेंट जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, जो सबसे ऊपर लाइक हेडर काइंड ऑफ एरिया होता है, उसमें ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो फिर आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस, एंड देन आई विल मूव ऑन टू द टैबुलर फॉर्मेट दैट रिक्वायर्स identifying of the hazards, understanding who is being harmed, who is being affected, or who is coming into contact with that hazardous material, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं उस टाइम पे। बट अभी हम लोग ऊपर वाला जो भी मेन चीज़ है उनको कवर करते हैं। नेम ऑफ द असेसर होना चाहिए इन अ रिस्क असेसमेंट। टाइम, किस टाइम पे आपका रिस्क असेसमेंट शुरू हुआ था। वर्क एरिया, वर्क एरिया कौन सा आपने फोकस किया था, किस वर्क एरिया पे आपने फोकस किया था, वो वाली चीज़। ब्रीफ डिस्कशन ऑफ द टास्क बीइंग असेस्ड एंड डेट, सिंपल चीज़ है। बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि रिस्क असेसमेंट फॉर्म हम बनाते क्यों हैं। रिस्क असेसमेंट फॉर्म हम तब बनाते हैं जब आप किसी हजारडस मटेरियल के साथ कांटेक्ट में आ रहे हो, या फिर आप बहुत सारा फ्लेमेबल वॉलेटाइल चीज़ें यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको आपकी हेल्थ को या फिर एम्प्लॉयज़ की हेल्थ को अफेक्ट करिए डायरेक्टली। वो चीज़ें हम इसीलिए उस रीज़न की वजह से हम नॉर्मली रिस्क असेसमेंट फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो हम शुरू करते हैं अब नेक्स्ट वाले पार्ट के साथ, दैट इज़ द टैबुलर फॉर्मेट दैट रिक्वायर्स एन एग्जाम्पल। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू कम अप विद एन एग्जाम्पल ऑफ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, और उसके बेसिस पे हम लोग रिस्क असेसमेंट फॉर्म क्रिएट करेंगे। ओके, तो अब हम आ चुके हैं मेन पार्ट पे रिस्क असेसमेंट के, और वो है ये टैबुलर फॉर्मेट। अब इस काइंड ऑफ टैबुलर फॉर्मेट में हम क्या समझने वाले हैं, हम समझने वाले हैं कि रिस्क असेसमेंट एग्जैक्टली बनाते कैसे। ये चीज़ थी जिसके लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी, बट अब हम लोग इस चीज़ पे आ चुके हैं। तो अब हम इसके साथ शुरू करते हैं। तो लास्ट लेसन अगर आपने पढ़ा होगा, अगर लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी, तो फिर आपको पता होगा कि मैं कैसे रिस्क असेसमेंट के साथ जाने वाली हूँ। क्योंकि बात क्या है कि रिस्क असेसमेंट कैसे बनाते हैं, उसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रिस्क असेसमेंट में लाइक स्टेप बाय स्टेप मैनर क्या होता है रिस्क असेसमेंट का। तो 5 स्टेप्स होते हैं हमारे पास। आई एम गोइंग टू गिव यू लाइक वेरी स्मॉल जस्ट काइंड ऑफ थिंग, ताकि आपको एक या तो रिवाइज हो जाए, या फिर अगर आपको याद नहीं था या तो याद आ जाए, या फिर आपको नहीं पता था तो फिर अभी पता चल जाए। तो 5 चीज़ें होती है जो आपको मेंशन करनी पड़ती है, या फिर आपको मेंशन नहीं बट आपको दिमाग में रखनी पड़ती है व्हेन यू आर क्रिएटिंग रिस्क असेसमेंट। क्या 5 चीज़ें होती है, क्या 5 स्टेप्स होते हैं वो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हजार्ड, कौन कौन हार्म हो सकता है, कैसे हार्म हो सकता है। सेकेंड स्टेप, रिस्क रेटिंग। रिस्क रेटिंग आपकी निकलती है जब आप एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स को देखते हो। तो एग्जिस्टिंग जो कंट्रोल मेजर्स है ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको आप देखते हो, तब आपकी रिस्क रेटिंग निकलती है। Then you try to provide them with additional risk control measures, and then you review, then you document, and then you create this kind of risk assessment. So this entire process, ये जो पार्ट है ना, एडिशनल रिस्क कंट्रोल से पहले वाला जो भी पार्ट है,
वो सारा का सारा पहले आपका एक साथ डॉक्यूमेंट होगा और फिर उसके बाद आप रिस्क असेसमेंट बनाना शुरू करोगे और उसके बेसिस पे, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आप एडिशनल रिस्क कंट्रोल मेजर्स क्रिएट करोगे. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड रिस्क असेसमेंट फॉर्म. कैसे क्रिएट करेंगे रिस्क असेसमेंट फॉर्म को बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस या फिर एग्जाम्पल. ओके, so the example that I'm going to take for this risk assessment form is going to be of a pharmaceutical company. ठीक है, मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी को टारगेट करने वाली हूँ फॉर दिस रिस्क असेसमेंट फॉर्म. मैं क्या सोचूंगी when I am trying to create this risk assessment, when I go into a pharmaceutical company, मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? चलो चलो सब बातें छोड़ो, मुझे आप ये बताओ फार्मास्यूटिकल से आपका क्या मतलब है? क्या समझते हो आप फार्मास्यूटिकल से? व्हाट इज फार्मास्यूटिकल? फार्मास्यूटिकल से मेरे दिमाग में तो सबसे पहले क्या आता है? मेडिसिन. सो एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट क्रिएट्स medicines, that produces medicines is pharmaceutical. फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है ना वो. दिमाग में ये आ गया सबसे पहले. हमारे दिमाग में ये चीज़ छप चुकी है कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर के पास जा रहे हैं तो फिर वो मेडिसिन क्रिएट कर रहे हैं, मेडिसिन प्रोड्यूस कर रहे हैं. मेडिसिन प्रोड्यूस करने में सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? व्हेन यू टॉक अबाउट मेडिसिन, व्हाट इज कमिंग टू योर माइंड द फर्स्ट? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हैजर्ड, अब आप ये मत बोलना कि अरे मेडिसिन से इंसान ठीक हो जाता है, व्हाटएवर. वो चीज़ तो है, मेडिसिन से इंसान ठीक हो जाता है. इट्स you know, it could be anything like multivitamins or something like that. But the main thing that I'm trying to focus upon when I'm talking about hazards, क्या चीज़ है? When you're in a pharmaceutical company, बहुत सारे chemicals use होते हैं, right? तो इस रिस्क असेसमेंट फॉर्म में मैं क्या फोकस करने वाली हूँ? आई एम गोइंग टू फोकस अपॉन द यूसेज एंड स्टोरेज ऑफ केमिकल्स. ठीक है, तो हाउ डू यू यूज द केमिकल्स, हाउ डू यू स्टोर द केमिकल्स, दैट इज ऑल गोइंग टू बी फोकस्ड अपॉन इन दिस रिस्क असेसमेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. आई गो इन टू अ फार्मास्यूटिकल कंपनी. आई सी, मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है और मेरे मेरे नज़रिए में सबसे पहले क्या आता है? मेरे द फर्स्ट थिंग दैट आई गो एंड आई सी इज द यूसेज ऑफ दीज 4 केमिकल्स. कौन से 4 केमिकल्स? लेट्स टेक methanol, ethanol, isopropanol और एसिटोन. ठीक है, ये 4 केमिकल्स मेरे दिमाग में आ गए. अब ये 4 केमिकल्स को जब मैं देखती हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? अरे यार, मीथेनॉल, इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, एसीटोन. कुछ लोगों के दिमाग में आएगा अरे इथेनॉल मतलब दारू. नॉट दैट प्लीज, नॉट दैट. मीथेनॉल, इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, एसीटोन, क्या चीज़ आ रही है दिमाग में? दीज आर ऑल फ्लेमेबल लिक्विड्स, दीज आर ऑल फ्लेमेबल केमिकल्स. ये चीज़ सबसे पहले मेरे भी दिमाग में आ रही है. दीज आर ऑल वॉलेटाइल, दीज आर ऑल, वन सेक, these are all volatile, these are all flammable. क्या मतलब है इनका? एकदम से आग पकड़ते हैं, एकदम से आग पकड़ते हैं तभी आप एक चीज़ को वॉलेटाइल बोलते हो ना, तभी आप एक चीज़ को फ्लेमेबल बोलते हो. इसीलिए अब मुझे तोड़ पता चल गया. मैंने सिर्फ ये देखा कि हैजर्ड है क्या. हैजर्ड क्या है? यूसेज ऑफ केमिकल्स. कैसे केमिकल्स को यूज करो? एक्सट्रीमली फ्लेमेबल केमिकल्स की यूज कर रहे हो. क्यों? क्योंकि इथेनॉल जब मेरे दिमाग में आता है, इथेनॉल, मीथेनॉल, ये सारे के सारे जो भी केमिकल्स है ना, ये सारे केमिकल्स आते हैं आपके, ऑल्दो दीज आर नॉट पेट्रोलियम, पर जब आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जाते हो ना तो इन इन ऐसे केमिकल्स को आप क्लास 1 पेट्रोलियम में इंक्लूड करते हो. क्लास 1 पेट्रोलियम का क्या मतलब है? It means the most, or the, you know, like, it is, these chemicals are actually placed in the most flammable liquids of all time वाले क्लास के अंदर. क्यों? क्योंकि इनका जो फ्लैश पॉइंट होता है दैट इज
लेसर दैन 23 डिग्री सेल्सियस। और ये सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मेन मतलब क्या है, व्हाट आई वांट टू से इज दैट दीज केमिकल्स आर एक्सट्रीमली फ्लेमेबल। आपको बस ये याद रखना है। ये याद रह गया तो आप अब क्या करने वाले हो, व्हाट इज द हैजर्ड, ये केमिकल्स, यूसेज एंड स्टोरेज ऑफ दोज केमिकल्स इज योर हैजर्ड। ठीक, why? Because these are volatile and flammable. Now let's move on to the next part. Who might be harmed and how might they be harmed? कौन हार्म होगा और कैसे हार्म होगा, हु माइट बी हार्म्ड। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कैसे और कौन। तो कौन हार्म होगा, जब आप केमिकल्स को यूज कर रहे हो 200 किलोमीटर दूर, मैं जो बैठी हूँ केमिकल्स से, मैं तो हार्म नहीं होंगी। ऑफ कोर्स कौन हार्म होगा, जो इन केमिकल्स के कॉन्टैक्ट में आ रहा है। मैं तो बहुत दूर बैठी हूँ ना। मान लो केमिकल फैक्ट्री आपके घर से 1600 किलोमीटर दूर है, आप हार्म होगे, आपको कुछ फर्क पड़ेगा? अरे केमिकल्स की वजह से मुझे फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे फैक्ट्री में केमिकल्स को बहुत यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से मुझे बर्न्स हो जाते हैं, मुझे रेस्पिरेटरी इश्यूज हो जाते हैं, ये वो या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाई? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो चीज़ आपसे बहुत दूर है, जो हैजार्डस चीज़ है वो आपसे बहुत दूर है। So the people who are coming into contact with these chemicals are the ones who are going to be harmed. कैसे? कौन कौन हो सकता है? Operators that are coming into contact, that are operating all of these chemicals, that are trying to, check if the usage of chemicals is being, properly done, या फिर whatever those kind of things, मतलब उनका जो भी काम होगा वो chemicals के आसपास से related होगा। ऑपरेटर्स, फिर आता है हमारे मेंटेनेंस स्टाफ। ठीक, लेट्स कंसिडर मेंटेनेंस स्टाफ। नेक्स्ट मेरे दिमाग में कौन आ रहे हैं? टेक्नीशियंस, लेट्स से, आई डोंट नो, ये सब लोग टेक्नीशियंस और नियर बाय पर्सनल। ठीक है, ये सब मेरे दिमाग में आ रहे हैं। जो भी लोग आसपास होंगे वो हार्म होंगे। ठीक, मुझे ये पता चल गया कि क्या हैजर्ड है और कौन कौन हार्म होने वाला है। मैं और आगे गई, मैंने उनसे पूछा, जो फैक्ट्री के जो ओनर है या फिर जो भी सेफ्टी वर्कर है, जो वहाँ के सेफ्टी कंसल्टेंट है, सेफ्टी के जो भी हेड है, मैनेजर है उस फैक्ट्री के, उनसे मैंने पूछा कि प्लीज प्रोवाइड मी विद द SDS ऑफ ऑल ऑफ दीज हैजर्ड्स, all of these hazardous material, hazards नहीं मतलब hazardous material, that is all of these chemicals। आप मुझे इनका SDS प्रोवाइड करो। SDS क्या होता है? What is SDS? What is SDS? What is SDS? Tell me. SDS is actually safety data sheet, right? सेफ्टी डेटा शीट, इस चीज को आपको याद रखना है। सेफ्टी डेटा शीट से क्या मतलब है मैम? सेफ्टी डेटा शीट क्या होता है? सेफ्टी डेटा शीट से आपको क्या पता चलेगा, क्यों यूज कर रहे हो आप उसे? सेफ्टी डेटा शीट को आप इसीलिए यूज कर रहे हो क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड वन थिंग फ्रॉम दैट। ये जो सारे के सारे केमिकल्स है, सेफ्टी डेटा शीट से आप ये समझ सकते हो कि सबसे पहले तो इनका नाम तो आपको पता चल ही चुका है कि क्या क्या नाम है। फिर आप उससे ये पता लगा सकते हो कि क्या क्या हैजर्ड्स इस चीज़ से एसोसिएटेड है। ये जो सारे के सारे केमिकल्स है वो क्या क्या हैजर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उन हैजर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं। मान लो कोई रेस्पिरेटरी इश्यूज इन 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 हैजर्ड से हो सकते हैं, तो वो चीज़ उस SDS में मेंशन होगा, तो आप इन सारे केमिकल्स की SDS मंगवाओगे। मैंने यही किया, आई वेंट एंड आई आस्क्ड देम, मुझे चलो SDS प्रोवाइड करो आप ये सारे केमिकल्स की। मैंने देखा ऑल ऑफ दीज केमिकल्स आर फ्लेमेबल, ऑल ऑफ दीज केमिकल्स आर वोलेटाइल, इनसे रेस्पिरेटरी इश्यूज भी हो सकते हैं। लेट्स से दैट। तो हाउ माइट पीपल बी हार्म्ड? देयर कुड बी burns because you're coming into contact with these flammable liquids. Burns, fatalities. There could be severe injuries that could be again associated with the burns.
तो मेन चीज मेरी क्या दिख रही है मुझे, दिस थिंग बर्न्स। अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं क्या समझने वाली हूँ, मुझे ये जो मेन चीजें थी ना वो तो पता चल गई। व्हाट इज द हैजर्ड, सो आई आइडेंटिफाई द हैजर्ड। मुझे ये पता चल गया कि कौन कौन हार्म हो सकता है और कैसे हार्म हो सकता है। ये चीज़ें मुझे मेन चीज़ें पता चल गई, जो मेन चीज़ें मुझे समझनी थी। एक मुझे जस्ट मिल गया कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी का काम किस पे कर रही है, कैसे काम कर रही है, कौन कौन अफेक्ट हो सकता है। मुझे हैजर्ड का पूरा एक निचोड़ मिल चुका है। नाउ आई अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग रिस्क कंट्रोल मेजर्स। Existing risk control measures. Based on all of this information, मुझे ये समझ आता है कि इनको कुछ रिस्क कंट्रोल मेजर्स इनके यहाँ पे होने चाहिए, जैसे कि प्रॉपर साइनेज ऑफ नो स्मोकिंग एरियाज, या फिर प्रॉपर साइनेज ऑफ कि मतलब ये सारे जो भी केमिकल्स ये हैजर्डस है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेन नहीं होते, जिनको नहीं पता होता है कि ये केमिकल्स हैजर्डस हो सकते हैं, उनको नहीं पता होता है कि किस केमिकल के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो आपने वैसे साइनेजेस लगा रखे हैं, ऐसे बोर्ड्स लगा रखे हैं जिसके बेसिस पे सारे के सारे लोग समझ सके कि हाँ ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से हमें दूर रहना है। ठीक है, ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है। व्हाट इज़ द हैजर्ड, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिस्क कंट्रोल मेजर्स, मुझे ये पता चल गया साइनेजेस होने चाहिए, नो स्मोकिंग साइनेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये सारे के सारे फ्लेमेबल और वॉलेटाइल लिक्विड्स है। ठीक है, वो भी समझ में आ गया। मेन चीज़ जो मेरे दिमाग में बार बार आ रही है वो है कि एक ये जो सारे के सारे फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं वो नॉन वेंटिलेटेड एरियाज में स्टोर्ड होने चाहिए। क्यों? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट you know flammable liquids या फिर anything that is flammable, when you're dealing with something that is flammable, दिक्कत क्या होती है, वो आग क्योंकि जल्दी पकड़ता है, आग ऐसे पकड़ता है, तो आपको उनके साथ डील करने के लिए एक ना एक चीज कट करनी पड़ती है। आई वॉन्ट टू मैंशन फायर ट्राइंगल इन दिस प्रोसेस। फायर ट्राइंगल का क्या मतलब होता है? फायर ट्राइंगल एक्चुअली एसोसिएट्स या फिर फायर ट्राइंगल एक्चुअली सिग्निफाइज हाउ डू यू क्रिएट फायर, हाउ डू यू स्टार्ट अ फायर। तो तीन चीजें हमें चाहिए होती है टू स्टार्ट अ फायर, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ फायर ट्रायंगल। तीन तीन साइड्स, तीन चीजें। क्या क्या चीजें होती हैं? हीट, ऑक्सीजन, और इट कुड बी द फ्यूल। तो ये तीन चीजों की वजह से आपका फायर इनिशिएट हो सकता है। अंडरस्टैंड? ये तीन चीजें अगर आपकी मिल गई तो आपका फायर क्रिएट हो जाएगा। अब इन तीन चीजों में से अगर आप एक भी चीज को कट कर दो तो फायर नहीं शुरू होगा। इफ देयर इज अ लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा ठंड है तो फिर फायर स्टार्ट होने में दिक्कत होगी। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फायर स्टार्ट होने में दिक्कत होगी, फायर स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो इन तीन चीज़ों में से आपको कोई एक चीज़ कट करनी पड़ेगी to not start a fire. So to avoid fire hazards from happening, you cut one of these things. और इन चीज़ों में से सबसे easiest thing to cut is oxygen. So cutting the supply of oxygen is going to be your main thing that you're going to try to focus upon when you're dealing with hazardous और कोई भी ऐसी चीज़ जो फायर से रिलेटेड हो। तो फिर you try to cut the oxygen supply. That's like going to be your 99% of the case, 99% of the times you'll try to cut the supply of oxygen. क्योंकि फ्यूल की क्या चीज़ है, फ्यूल तो ऑलरेडी है ना, फ्लेमेबल लिक्विड इज itself a fuel. You cannot cut the supply of fuel itself. You cannot you can do this thing as well, हीट का सप्लाई कम कर दिया या फिर ज़्यादा टेम्परेचर को लोअर कर दिया, माइनस में चले गए तो आग एकदम से नहीं लगेगी, बट स्टिल दिस इज अ हार्डर प्रोसेस. सो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. तो फायर ट्रायंगल से मुझे ये चीज़ समझ में आ गई. नाउ बेस्ड ऑन दिस what I try to understand is existing risk control measures. अब मुझे ये पता चल गया
कि फायर को अगर मुझे रोकना है तो ऑक्सीजन का सप्लाई कट करना पड़ेगा। उसको कैसे कट करेंगे? जब हम ये सारे के सारे केमिकल्स को एक ऐसे कंटेनर में स्टोर कर रहे हैं जो विच कुड बी नॉन वेंटिलेटेड। तो वहाँ पे कोई वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ पे कोई ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं है, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है। ऐसे कंटेनर में हम दीज केमिकल्स को स्टोर करेंगे। ये सारे के सारे जो केमिकल्स हैं वैसे कंटेनर्स में स्टोर करेंगे। तो एग्जिस्टिंग रिस्क कंट्रोल मेजर्स में अब मैं क्या देखती हूँ, मुझे मेरे दिमाग में ये है कि ये नॉन वेंटिलेटेड एरियाज में होने चाहिए, बट मैं क्या देखती हूँ, ये सारे के सारे केमिकल्स आर एक्चुअली प्रेजेंट इन वेंटिलेटेड एरियाज। तो मैं ये तो देखती हूँ कि हाँ चलो साइनेजेस हैं, देर आर प्रॉपर साइनेजेस, there are proper no smoking areas that are being showcased और signage है उसके भी, पर वेंटिलेटेड एरियाज नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम पता लगा सके कि चलो ठीक है पीपीई प्रेजेंट, ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर प्रेजेंट, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट नाउ द प्रॉब्लम इज नॉन वेंटिलेटेड एरिया नहीं है, राइट? तो मैं क्या देखती हूँ, रिस्क रेटिंग है। अभी मेरे हिसाब से रिस्क रेटिंग क्या होगी, सिनेरियो में अगर क्रिएट करूँ, नो स्मोकिंग एरिया भले ही है, चीज़ें आपने आइडेंटिफाई कर रखी है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इन चीज़ों के बेसिस पे आपने साइनेजेस लगा दिए, बट किसी से थोड़ी सी भी गलती हुई, थोड़ी सी भी चूक हुई, और सिनेरियो क्या क्या क्रिएट हो सकता है कि फायर हैजर्ड एकदम से टेक प्लेस, लाइक इट विल टेक प्लेस इमीडिएटली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये सारे के सारे केमिकल्स फ्लेमेबल है। तो अब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है सिनेरियो कि there is a huge possibility of fire taking place because of the fact that these chemicals are volatile और ऑक्सीजन का सप्लाई भी है। तो लाइक्लीहुड क्या बन गया, लाइक्लीहुड इज अराउंड, आई डोंट नो, इट कुड बी अराउंड 3 या फिर 4, तो आई विल कंसिडर 3, बट इट मस्ट बी 1, इट मस्ट बी 1, इट मस्ट बी वेरी वेरी लेस दैन। कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम होगी, छोटी सी भी चूक होगी, तो फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो यू नो व्हाट, लेट्स टेक इट 4, let's take it 4. There is a very very high chance of a fire taking place in such a situation. Consequence क्या होगा 5? Why? There could be extreme fatalities, there could be extreme property damage, बहुत ज़्यादा property damage हो सकता है, डेथ वाली सिचुएशन तो क्रिएट हो सकती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये जो फायर होगी वो अनकंट्रोल्ड होगी, क्योंकि फ्लेमेबल लिक्विड्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है इन द इंटायर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो मेरी रिस्क रेटिंग क्या आ गई, रिस्क रेटिंग मेरी आ गई 20, अराउंड 20। वाई? बिकॉज 4 into 5 is equal to 20. Please watch the previous video because I think it will be helpful for you to understand all of these things. एडिशनल कंट्रोल्स फिर क्या होंगे? एडिशनल कंट्रोल्स के बारे में मैं क्या सोच सकती हूँ? मेरे सबसे पहले दिमाग में आता है क्रिएट नॉन वेंटिलेटेड फायर स्टोरेज एरियाज। एक additional control, that's it, just one additional control and the risk rating can fall directly from not even 5, in fact it will be 3, and it will fall directly from 20 to 3. Why why did I create this? Why did I come up with these numbers? Because I came up with a scenario in my mind. मैंने क्या scenario create किया, क्योंकि अब नॉन वेंटिलेटेड फायर स्टोरेज एरियाज है, तो अब चीज़ क्या है, नॉन वेंटिलेटेड फायर स्टोरेज एरियाज की वजह से चीज़ क्या होगी कि लाइक्लीहुड ऑफ एनी हैजर्डस इवेंट टेकिंग प्लेस, एनी इंसिडेंट और एक्सीडेंट टेकिंग प्लेस will fall down from 4 to 1 because अब लाइक्लीहुड डिक्रीज हो गया है ना, अब ऑक्सीजन सप्लाई रही ही नहीं, तो फायर हैजर्ड्स होने के लाइक्लीहुड बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो चुका है। तो what happens is likelihood is now from 4 to 1, there is very very less likelihood, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना फायर कैन नॉट टेक प्लेस, तो likelihood falls directly to 1।
Consequence 3, why? Consequence तो आपका कम नहीं हो सकता ना, but the thing is that because even if there is by any chance, if a fire takes place, by any chance there is a little bit of ventilation that is there, दिक्कत क्या है, चीज़ क्या है, दिक्कत नहीं, अच्छी बात है कि जो कंसिक्वेंस होगा, जो 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 फायर जो होगी भी, अगर फायर, इवन इफ फायर टेक्स प्लेस, द थिंग इज दैट वो उसका जो आई वुड से उसका कंसिक्वेंस वुड बी वेरी लो, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वेंटिलेशन उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, उतना ज़्यादा क्रिएट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से फायर हैज़र्ड बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सके, या फिर फायर बहुत ज़्यादा बड़ी हो, तो कंसिक्वेंस विल बी लोअर एज वेल। तो लाइकलीहुड और कंसिक्वेंस दोनों एक साथ लो हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ वन इंजीनियरिंग कंट्रोल। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट हायरार्की ऑफ कंट्रोल, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर आपको कोई रिस्क कंट्रोल करना है, अगर आपको रिस्क को डिक्रीज करना है इन अ कंपनी या फिर फैक्ट्री, तो व्हाट यू डू इज यू फोकस अपॉन दीज 5 मेजर्स। और वो 5 मेजर्स आर लाइक, फर्स्ट चीज़ आपको फोकस करनी है, फर्स्ट वो जो फर्स्ट चीज़ होगी आपके सबसे पहले ऊपर वाली, उस चीज़ पे आपको सबसे पहले फोकस करना है, और अगर वो चीज़ें नहीं हो पाई तब जाके आप लास्ट चीज़ पे फोकस करके, दिस इज हाउ द हायरार्की ऑफ कंट्रोल इज। फर्स्ट चीज़ आपकी क्या आती है, एलिमिनेटिंग ऑफ द हैजर्ड। अगर आप एलिमिनेट कर सकते हो हैजर्ड को, तो फिर तो चीज़ें खत्म हो गई, फिर तो हज़ार्ड ही नहीं रहा, फिर तो यू डू नॉट इवन हैव अ प्रॉब्लम इन द फर्स्ट प्लेस। तो दैट्स व्हाट यू ट्राई टू डू। लास्ट चीज़ आपकी आती है पीपीई। इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर, बट राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू, like I'm just giving you a glimpse of the same. तो न्यू रिस्क रेटिंग आपकी इस बेसिस पे आ गई बिकॉज आई जस्ट क्रिएटेड वन इंजीनियरिंग कंट्रोल, दैट इज लाइक आई थिंक दैट्स लाइक द सेकेंड the second thing that you must focus upon in nahi, that's the third thing that you must focus upon in the hierarchy of control. तो हाँ, दिस इज लाइक एन इंजीनियरिंग कंट्रोल, जिसकी वजह से रिस्क रेटिंग डिक्रीज हो गई। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ रिस्क असेसमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई चीज़ नहीं समझ आई हो, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको एक बता दूं, व्हेन यू आर क्रिएटिंग दिस रिस्क रेटिंग, राइट, रिस्क रेटिंग में क्या होता है ना, इमेजिन यू गो टू अ कंपनी फॉर एन इंटरव्यू, आपने इंटरव्यू दिया और आप फॉर सम रीज़न रिजेक्ट हो गए, you will want a feedback from the company to understand कि आप किस रीज़न की वजह से रिजेक्ट हुए, राइट। बेस्ड ऑन द सेम सिनेरियो, बेस्ड ऑन द सेम सिचुएशन, अगर आप सिचुएशन पे ध्यान दो तो इट इज़ द सेम सिचुएशन। कंपनी ऑल्सो वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्या गलती की, या फिर क्या सिनेरियो आपने दिमाग में क्रिएट किया जिसकी वजह से ये रिस्क रेटिंग आपके सामने आई। ये रिस्क रेटिंग आप क्यों दे रहे हो हमारी कंपनी को, व्हाट इज़ द रीज़न, आप उनको बताओ। तो क्या बताओगे आप, सिनेरियो भी मेंशन करोगे कि ये सिनेरियो क्रिएट हो सकता है बेस्ड ऑन द रिस्क कंट्रोल मेजर्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड बेस्ड ऑन द कंट्रोल मेजर्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट बट मस्ट एग्जिस्ट। तो उस बेसिस पे आप रिस्क रेटिंग क्रिएट करते हो और आप उनको सिनेरियो में बताते हो। देन एडिशनल कंट्रोल्स आप क्रिएट करते हो, फिर उसके बाद आप सिनेरियो वापस से बताते हो कि ये सिनेरियो अब होगा अगर आप ऐसे इंजीनियरिंग कंट्रोल्स या फिर ऐसे रिस्क कंट्रोल मेजर्स को यूज़ करो। तो दिस इज़ हाउ यू कम्प्लीटली क्रिएट अ रिस्क असेसमेंट। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इफ दिस इज़ हाउ यू क्रिएट अ रिस्क असेसमेंट स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आती है, अगर अभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड टेल मी क्या डाउट्स है, क्या चीज़ इम्प्रूव हो सकती है। हो सकता है अभी हमारे रूम्स चेंज होते रहें, क्योंकि आई डोंट नो, could be any reason. We are still searching for good rooms to teach in. So yes, I hope you all have a great day ahead and best of luck in your journey of becoming safety professionals.